साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए के कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th to M.Com CA CSCMA and BBA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना यस नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस के सी ए कॉमर्स एकेडमी के अंदर। मैं हूं प्रमोद गायकवाड़ और आपके सामने फिर से एक बार लेके आया हूं हमारा एक नया टॉपिक। दोस्तों आपको पता ही है, हर बार हम जो ये सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसको बहुत ही मज़ाकेदार ऐसे वे से हम लोग उसको टीच करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपको भी इस बार ऐसी कुछ एक मेज़बानी लेके मैं आपके सामने फिर से एक बार आया हूँ और इसमें आप लोग फिर से एक बार एंजॉय करोगे इस सब्जेक्ट को और देखोगे कि कितना भी हार्ड टॉपिक हो, कितना भी आसान टॉपिक हो, उसको समझने वाले शब्दों में या किसी भी इंसान को, कि एवरेज स्टूडेंट हो या एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, कैसा भी स्टूडेंट हो, वो स्टूडेंट इजीली इस तरीके को समझ सकता है। ओके, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का हमारा ये जो है ये सेम 2 का हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यस, चैप्टर नंबर 1 इज ओवर, कंप्लीटेड विथ ऑल ग्राफ्स एंड डायग्राम्स एंड विथ सो मच थ्योरी। उसमें से थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी डायग्राम और ग्राफ तो आपको निकालने आ ही जाएंगे, लेकिन बीबीए सेम 2 के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, ये 2 चैप्टर जो है वो क्लब होते हैं, लेकिन आपके इसमें चैप्टर नंबर 2 ये दिया है, चैप्टर नंबर 3 डिस्पर्शन। तो हम लोग दिखेंगे डिस्पर्शन में भी क्या है, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग अभी का हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। चलिए, सेंट्रल टेंडेंसी ये क्या है भाई, ये पूछ रहा है बबुआ, ये क्या चीज़ है? सेंट्रल टेंडेंसी मतलब होता क्या है? वॉट इफ आई टोल्ड यू देयर इज मोर देन वन एवरेज? यस, तो इसको उसने जवाब दिया है। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि व्हाट इफ आई टोल्ड यू देयर इज अ मोर देन वन एवरेज। अगर मैं आपको ये कहूँ कि एवरेज सिर्फ दुनिया में एक नहीं होता, हम लोग निकालते, जैसे हमको मार्क्स मिल गए तो हम लोग तुरंत एवरेज निकालने लग जाते, कितने परसेंट आए, कितने नहीं आए, ये सब चीज़ें। तो एवरेज निकालने की कोई एक मेथड नहीं है, उसमें 3-4 मेथड हो सकती है या उससे भी ज़्यादा मेथड्स हो सकती है। उन्हीं मेथड्स को हमें समझना है। ओके, दूसरी चीज़, नाम में ही बहुत कुछ है। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल मतलब बीच में, टेंडेंसी मतलब टेंड हो जाना, मतलब वहाँ पे जाना। तो किसी भी डेटा के अंदर, डेटा क्या होता है इसके बारे में पूरी चर्चा की है पिछले चैप्टर में। डेटा जो होता है वो कौन सा भी डेटा, वो डेटा के सेंटर में क्या चीज़ है, वो कौन से पैरामीटर्स है जो सेंटर में होते हैं, वो हमें सीखने इसमें। तो दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट नाम याद रखिए, मीन, मोड, मीडियन। मीन, मोड, मीडियन, तो ये 3 चीज़ें जो होती है वो कहाँ पे होती है? डेटा के सेंटर में होती है। हमेशा ऐसा ही होता है क्या? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिमेट्रिकल डेटा के सेंटर पे ही होते हैं, लेकिन जो नॉट सिमेट्रिकल है उसके किधर भी हो सकते हैं, मतलब वहाँ पे कैसा भी हो सकता है सिचुएशन। तो इसलिए आपको क्या करना है, सिंपल, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब याद रखना है सेंटर पे होने वाली कोई भी वैल्यू। एवरेज कोई एक नहीं होता है, मीन, मोड, मीडियन ये एवरेज के ही अलग अलग नाम होते हैं या अलग अलग एवरेजेस है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अभी थोड़ा सा टेक्निकली लैंग्वेज में देख लेते, ये तो हो गई हमारी घर वाली लैंग्वेज, लेकिन अभी टेक्निकल लैंग्वेज में समझ लो। सेंट्रल टेंडेंसी टू कंडेंस द डेटा इनटू द सिंगल वैल्यू। बहुत बड़ा डेटा है, हमने देखा कंडेंस करना मतलब क्लासिफिकेशन करना, तो इतना बड़ा डेटा जो है उसको कंडेंस करना है। कंडेंस करना मतलब छोटा सा बनाना है इनटू द सिंगल वैल्यू। Such a single value is treated as a representative of the data and it is referred to an average or a central value. वो जो सिंगल वैल्यू बनेगी इतने बड़े डेटा की, एक छोटी सी जो वैल्यू बनेगी, एक ही वैल्यू बनेगी, उसको हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा। पूरा डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, सिर्फ उतनी वैल्यू पढ़ ली तो मुझे समझ में आ जाएगा कि डेटा क्या बोल रहा है, किस बारे में बोल रहा है। तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बनानी है, उसको ही हम लोग बोलते हैं एवरेज या फिर सेंट्रल वैल्यू। आपका रिजल्ट लग गया, फिर आपको पूछने आते हैं आजू बाजू वाले या आपके रिलेटिव्स, बेटा कितने मार्क्स आए तुमको? फिर आप लोग क्या ऐसे बताते हैं कि हिंदी में इतने आए, इंग्लिश में इतने आए, मैथ्स में इतने आए, साइंस में इतने आए। आप ऐसा अलग अलग नहीं बताते,
हाँ, वो ज़्यादा ही जानकारी वाला कोई क्यूरियस रिलेटिव होगा तो आपको सब्जेक्ट वाइज भी पूछेगा, लेकिन कितने मार्क्स आए इसका ऊपर ऊपर मतलब मोटा मोटी इतना ही अर्थ होता है कि कितने परसेंटेज आए। तो आप बोल देते हो 70% है, 80%, 90%, जो भी होगा वो। इन शॉर्ट वॉट, कि आप लोग एक ही वैल्यू बोल रहे हो, वो वैल्यू क्या है, सेंट्रल वैल्यू, कि उसके आजू बाजू में सारे तुम्हारे मार्क्स है वो समझ जाता है। अब जिस बच्चे को 90% मिले हैं उसको 50 मार्क कहीं पर भी नहीं मिले होंगे, उसको मैक्सिमम कम से कम 70, 80, 90, 100 के आसपास ही मार्क मिले होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि सेंट्रल वैल्यू बताना मतलब एवरेज बताना, तो उसके आजू बाजू वाले सारे जो पॉइंट्स है वो इसमें कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया है एवरेज मार्क्स, एवरेज रन रेट ऑफ टीम इन अ वनडे मैच, तो अभी आईपीएल तो आपको पता ही है, तो रन रेट निकलता है। तो रन रेट में क्या है, कितना है, कैसा रन रेट है उस बंदे का। अभी मैंने बोल दिया कि धोनी का रन रेट अगर 12 है, मतलब एक ओवर के अंदर वो 12 जो रन है वो निकाल ही लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 12 रन तो निकलेंगे ही निकलेंगे, ये फिक्स है। हाँ, 12 से कभी 10 भी निकल सकते हैं, लेकिन 0 तो नहीं होंगे। तो ऐसी एक वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू हम लोग डिजाइन करते हैं, तो वो निकालने के सारे तरीके हम लोग इसमें देखने वाले। अभी धोनी का नाम लिया, धोनी हाजिर हो गया, क्या बोलते हैं वो, 21 मिनट में रन रेट डबल। यस, अभी उन्होंने डिसाइड कर लिया रन रेट को डबल करना है, तो 21 मिनट में पैसा डबल होता है, अभी इधर रन रेट भी डबल हो जाएगा। यस, कीप इन माइंड। क्या कीप इन माइंड? यस, ये टॉपिक बहुत ही प्रैक्टिकल है, इसे पढ़ते समय नोटबुक में सॉल्व करना चाहिए, सुनने का नहीं है। दिस इज नॉट अ पिक्चर, दिस इज अ लेक्चर। सो आप लोगों को सिर्फ सुनकर नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा। ये देखो, ये बंदा कर रहा है, वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। पेन पेंसिल स्केल ये सब साथ होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एवरेज के बारे में। एवरेज का नाम आया, व्हाट इज द एवरेज, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडियल एवरेज। एक अच्छा एवरेज या आइडियल एवरेज क्या हो सकता है। ओके, तो आपको क्या जानना चाहिए, ऑब्जेक्टिव जानने चाहिए। हम लोग बीबीए की, बीकॉम की, सीए की, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्यों करते हैं, नो योर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, आखिर ये करके क्या होने वाला है ये पता होना जरूरी है। तो वैसे एवरेज निकालना है, तो कैसा एवरेज, उसको आइडियल कब बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे, उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वह सब चीज़ें हमें देखनी है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडियल एवरेज, दो ही ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा नहीं है। पहला, टू ऑब्टेन द सिंगल रिप्रेजेंटेटिव क्वांटिटी फॉर द एंटायर डेटा। क्या होना चाहिए, एक ही वैल्यू आनी चाहिए, पूरे डेटा को कंसिडर करते हुए सिर्फ एक वैल्यू आनी चाहिए। ओके, एक से ज़्यादा आएगी तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको लूँ कि इसको लूँ। तो सिंपल है, पूरे डेटा के में से सिर्फ एक वैल्यू आनी चाहिए। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, मतलब वो हमें कंपेयर करते आनी चाहिए। रिलेटिव एक्स के बेटे को फ़ोन करते हैं, पूछते हैं तुझे कितने मार्क्स मिले बेटा 10th में, फिर बोलता है 80। फिर वाई वाले को बेटे को फ़ोन करते हैं, तुझे कितने मार्क मिले, वो बोलता है 70। फिर चालू हो जाती है कंपैरिजन, तो इसको ज़्यादा मिले, उसको कम मिले, ये होशियार है, ये थोड़ा सा कम होशियार है, ऐसा जो हो जाता है, दैट इज़ टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करने आनी चाहिए, और क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए एक एंटायर डेटा के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव आपके पास चाहिए होता है। देन रिक्विजिट्स ऑफ आइडियल एवरेज, व्हाट आर द रिक्विजिट्स, रिक्विजिट्स कैसे होते हैं, रिक्विजिट्स का मतलब क्या है पहले वो तो समझना पड़ेगा। रिक्विजिट्स मतलब जरूरतें। एक अच्छा एवरेज निकालने के लिए किन चीज़ों की जरूरत होती है। लेट्स, नंबर 1, इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट। अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल होना चाहिए। ओके, बिल्कुल भी उसमें ये नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ईजी टू कैलकुलेट, मतलब ईजीली उसको कैलकुलेट कर सके, ईजीली अंडरस्टैंड हो सके। किसी भी नॉन टेक्निकल पर्सन को मैंने लेके आया, उसको बोला भाई ऐसा ऐसा एवरेज निकाल दे, तो वो निकाल के देगा, ऐसा होना चाहिए। इट शुड बी रिजिडली डिफाइन, रिजिडली डिफाइन मतलब उसका फॉर्मूला फिक्स होना चाहिए, उसके फॉर्मूले में आप लोग कुछ अलग फॉर्मूला लगा रहे हो, मैं कुछ अलग है, ऐसा नहीं चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। यस, डेटा के जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सभी ऑब्जर्वेशन का इंक्लूडेंस उसमें होना चाहिए। वो सारे डेटा जो है वो उसमें आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ डेटा यूज़ हो रहा है और कुछ डेटा यूज़ नहीं हो रहा है। ओके, पूरा का पूरा जितना भी डेटा है वो सारा डेटा उसमें आना चाहिए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मतलब एक बार आंसर आ गया मीन मोड मीडियन, तो इसके बाद में और कुछ करना होगा, 2 मीन का एडिशन, 2 मीन का मल्टीप्लिकेशन,
कुछ भी, या दो मीडियन का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी आपको करना होगा, सो ये होना चाहिए, मतलब कैपेबल होना चाहिए वो चीज़ करने के लिए। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। मतलब एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, ये हमने पिछले केस में देखा था, एकदम टॉप की वैल्यू और एकदम बॉटम की वैल्यू, एकदम टॉप और बॉटम ये एक्सट्रीम हो गया, तो वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ का इफेक्ट कम से कम होना चाहिए। लीस्ट अफेक्टेड, लीस्ट अफेक्टेड मतलब हमारे मीन मोड मीडियन, ये हमारे जो सेंट्रल टेंडेंसीज है वो ऐसे होने चाहिए कि जिनके ऊपर कम से कम उसका इफेक्ट आए। अभी ये जो थ्योरी है वो थोड़ी काम की है, इसको थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। शायद क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में कि रिक्विजिट्स क्या है और क्या नहीं है, तब लिख के आने चाहिए। एक बार फिर से रिक्विजिट्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या चीज़ है। नंबर 1 बोला मैंने, शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट। ओके, समझने के लिए आसान, सॉल्व करने के लिए आसान। शुड बी रिजिडली डिफाइंड, फॉर्मूला फिक्स होना चाहिए। शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन इन द डेटा, जितने भी ऑब्जर्वेशन में डेटा जो है वो सभी डेटा का इंक्लूडेंस उसमें होना चाहिए। शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट करती आनी चाहिए। एंड लिस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, जो टॉप एंड बॉटम की जो वैल्यूज होती है उसका कम से कम इसमें यूज होना चाहिए। यस, अभी थोड़ा सा आगे जाने के पहले, हमको टॉपिक में एंटर करने के पहले हमें कुछ थिंक करना पड़ेगा। थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू एक्ट। इसका मतलब ये है कि हमें आगे जाने से पहले 3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। हाँ, क्या बोल रहा है ये, आगे जाने से पहले इन तीनों को ठीक से समझ लीजिए। किन तीनों को, इन तीनों को क्या नहीं, इन तीनों की नहीं, ये 3 तो है लेकिन इन तीनों को नहीं समझना है, इन तीनों को छोड़ दो, वो जस्ट रिप्रेजेंटेटिव है हमारे 3 के। लेकिन किन तीनों को समझना है, तो डेटा के टाइप को समझना है। जैसे ये मंकी टाइप्स है, वैसे हमको समझना है डेटा के टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है, कैसे दिखता है, कौन से डेटा हमें पूछे जाते हैं एग्जाम में, और उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसी के ऊपर हम लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने वाले। ओके, डेटा अगर याद है कैसा नहीं, तो ही आप लोग अच्छे से उसको कर सकते हो। तो डेटा, व्हाट इज डेटा, मैंने समझाया कि बहुत ही एंट्रीज जो होती है वो टैबुलर फॉर्मेट में हो सकती है, कॉमा कॉमा के फॉर्मेट में हो सकती है, या एक्स की वैल्यू और नीचे एफ की वैल्यू, ऐसा कुछ फॉर्मेट में हो सकती है। कुछ डेटाज हम लोग पीछे भी ट्राई किए, वो जो अलग अलग टेबल किए पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में, उसमें देख सकते हो। किसी को नहीं मिल रहा है डेटा, एक काम कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 जो है उसके जा सकते हैं डायरेक्टली एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सॉल्व नहीं करना है, जस्ट ऑब्जर्व करना है। आप ऑब्जर्व करोगे तो शुरुआत में आपको दिखेगा कॉमा कॉमा करते करते कुछ डेटा आया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिख के दिखाता हूँ। यस, समझो ऐसे कुछ डेटा है, यहाँ पे है x1, फिर है x2, फिर है x3, फिर है x4, मतलब ऐसे कॉमा कॉमा करते हुए कुछ एक नंबर्स आ रहे हैं। सिर्फ नंबर है, और कितने भी हो सकते हैं वो, 4, 10, 15, कितने भी हो सकते हैं। ऐसा कॉमा करते हुए डेटा आया तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और अनग्रुप डेटा। क्या बोलना है, याद रखिए, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और अनग्रुप्ड डेटा। इंडिविजुअल है, अलग अलग है, ग्रुपिंग विपिंग कुछ नहीं है, अपना अपना अकेला घूम रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन या अनग्रुप डेटा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा क्या होता है, ऊपर x नीचे f, मतलब यहाँ पे कुछ भी होता होगा, नंबर होते हैं यहाँ पे ए बी, मैं ABCD लिख रहा हूँ लेकिन ABCD नहीं होता है, नंबर होते हैं, और नीचे भी कुछ PQRS ऐसे नंबर हो सकते हैं। मतलब ऊपर भी नंबर, नीचे भी नंबर, x मतलब एक वेरिएबल है, f मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी है। ऐसा x और f फॉर्मेट में होगा, टेबुलर फॉर्मेट में। कोई ग्रुप नहीं, देखो ग्रुपिंग भी नहीं इसमें, ऊपर सिर्फ नंबर नीचे नंबर बोला मैंने। दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, फ्रीक्वेंसी है सबको, ऊपर वाले में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, नीचे वाले में ही फ्रीक्वेंसी है, तो इसको बोलेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। एंड लास्ट वन, कंटिन्यूस डेटा। व्हाट इज मीन बाय कंटिन्यूस डेटा, कंटिन्यूस डेटा आखिर होता कैसा है उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। उसमें सिंपल है, उसमें ग्रुप होंगे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसा कहीं पर भी देखने को मिल गया ग्रुपिंग, तो समझ जाना दैट इज व्हाट कंटिन्यूस डेटा। इसको ही दूसरी भाषा में हम लोग
ये बोल सकते हैं कि दिस इज ग्रुप्ड डेटा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रुप्ड डेटा, नो प्रॉब्लम। ओके, ये 3 डेटा के टाइप को समझना बहुत जरूरी है। क्या क्या बोला मैंने? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन मतलब कैसे अलग अलग नंबर है। मैं हर टाइप का एग्जाम्पल लूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं हर टाइप का एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, लेकिन आपको पता होना जरूरी है कि कैसे है क्या नहीं है। तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन मतलब अनग्रुप डेटा। फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा मतलब कैसा डेटा कि फ्रीक्वेंसी होती है और सिंगल सिंगल नंबर होते हैं। और कंटिन्यूस डेटा, कंटिन्यूस डेटा मतलब क्या कि ग्रुपिंग, जैसे कि ये है ग्रुप ग्रुप में बनाए गए हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस डेटा। ये हो गया आपका काम, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हम लोग क्या करने का इन डेटा को। सबसे पहले हमें जो चीज़ सीखनी है उसके लिए ये हम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर मोर देन वन एवरेज होते हैं, जैसे पहले उस भाई ने बोला, चश्मे वाले भाई ने, तो एवरेजेस का पहला जो है पार्ट दैट इज कॉल्ड एज मीन। तो मीन को हमें सीखना है। तो ये 3 लोग हैं, एक का नाम है मीन, दूसरे का नाम है मीडियन, तीसरे का नाम है मोड। इन तीनों को हमें सीखना है, ठीक है। याद रखिए इन तीनों को हमें, पूरा चैप्टर इन तीनों में से ही बना हुआ है। मीन क्या कहता है? पीपल ओनली यूज मी व्हेन डेटा इज नॉर्मल। यस, नॉर्मल डेटा ही को ही हम लोग देख रहे हैं, है ना। नॉर्मल डेटा मतलब कैसा कि जैसे सिमेट्रिक डेटा अच्छे से जैसे हम लोग सॉल्व करते आए हुए आज तक, वो सब नॉर्मल डेटा ही है। दो ओनली मीडियन बोलता है, दो ओनली यूज मी व्हेन दे आर आउटलायर्स। आउटलायर्स मतलब बाहर से कोई चीज़ आ जाती है तब मीडियन निकला जाता है। एंड ये जो मूड वाले बंदे हैं, यू गाइज आर गेटिंग यूज्ड। यस, मूड वाले जो है, मूड वाले ऐसे देख रहे कि आप यूज़ किए जाते हो, ऐसा उसको बोल रही हो मूड वाला। एक्चुअली मूड का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इन दोनों के फॉर्मूले होते हैं। मूड का सिंपल डेटा के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। लॉजिक के ऊपर बेस्ड है मूड, इसलिए ऐसा देख रहा है। तो इन तीनों को हमको देखना है कैसा है कैसा नहीं, हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक मीन। मीन का ही पूरा नाम है अरिथमेटिक मीन। जैसे बंटी, ये सिर्फ घर का नाम है, तो वो जो बंटी सिंह या बंटी राजपूत ऐसा बोलेंगे तो पूरा नाम हो जाएगा। वैसे ही है अरिथमेटिक मीन, ये उसका पूरा नाम है। मीन मीन नहीं होता है, अरिथमेटिक मीन है। ओके, तो क्या डेफिनेशन है अरिथमेटिक मीन की वो समझ लेते। अरिथमेटिक मीन इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनकी सम करनी है। सम करना मतलब एडिशन करनी है, और उसको जितने भी नंबर ऑब्जर्वेशन के जितने भी पॉइंट्स दिए हैं उतने से डिवाइड करना है। फॉर्मूला याद रखिए, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू होता है समेशन एक्स अपॉन एन। ओके, समेशन एक्स का मतलब होता है सभी एक्स को ऐड करते जाना है, और एन का मतलब जितने भी है वो उससे उतने को डिवाइड, मतलब 10 पॉइंट होंगे तो 10 से डिवाइड। आपने अगर याद होगा तो स्कूल में एवरेज तो निकाला होगा, मतलब परसेंटेज, वो सेम लॉजिक था। आप अरिथमेटिक मीन ही निकाल रहे थे तब भी। कैसे? 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट के कुछ मार्क आए हुए हैं, तो अपन क्या करते हैं 6 सब्जेक्ट के जो मार्क्स है उनको ऐड करेंगे, उसको 6 से डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा, ठीक है। या 6 लोगों का एवरेज निकालना है तो सिंपल है, सबका वेट ले लो, उसको ऐड करो, डिवाइड बाय 6 निकालो, तो आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज वेट मिल जाएगा। ऐसी कोई भी चीज़ अरिथमेटिक मीन कहलाती है। अभी जैसे कि ये हो गया पहला, मैंने 3 डेटा टाइप सिखाया आपको, इंडिविजुअल, अनग्रुप्ड, फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और तीसरा कंटिन्यूस। अभी मैं एक एक का लेकर आपको समझाने जा रहा हूँ कि कैसा एग्जाम्पल होता है और क्या फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए, लिखते जाइए, चीज़ों को इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी नहीं लिखी चलेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिखने चाहिए, सॉल्व करने चाहिए, तभी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में तभी आपको आएगा। क्या कह रहा है ये चीज़? फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा के लिए क्या है क्या नहीं है देखिए। मीन कैसा निकालना है? ऊपर लिखा है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वेरिएट्स मतलब ही होता है ऑब्जर्वेशन। मीन का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn डिवाइड बाय n। मतलब सिंबॉलिकली देखेंगे तो समेशन एक्स है। समेशन का सिंबल का मतलब होता है ऐड करते जाना है। वो जो लिखा है समेशन, उसका मतलब होता है दिस वन। यस, ये इस सिंबल का मतलब होता है ऐड करना, किसको? ऊपर वाले जितने भी है नंबर उनको, और डिवाइड करना जितने नंबर होंगे उतने से। सर एक आधा एग्जाम्पल करके बताइए। ये ले लो, एग्जाम्पल है आपके सामने। कैलकुलेट करना है हमें मीन किसका? 7 सब्जेक्ट दिए हैं उनका। तो आपने क्या सीखा अभी? मीन इज इक्वल टू
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, डेफिनेशन क्या सीखी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सीखा। सर शॉर्टकट में बताइए, इतना लॉन्ग कट हमें लिखना नहीं है, ठीक है, शॉर्टकट सुन ले भाई। ये होता है एक्स बार, कैसे शो करते हैं, एक्स बार से, किसको, मीन को, मीन का है एक्स बार सिंबल, याद रखिए। सम मतलब होता है समेशन, तो ऐसा साइन निकालना, फॉर्मूला याद रखना, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई अपॉन एन। ओके सर एन कितने होते हैं, समेशन एक्स आई मतलब क्या, अरे जो नंबर तुझे दिए ऊपर उनको ऐड कर, 61 प्लस 68 प्लस 69 प्लस 63 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 78 को ऐड करो, कितने नंबर है चेक करो, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, वो तो n क्या बन गया आपका 7, इसलिए 7 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। चलो ऐड करो फटाफट। मुझे भी ऐड करना, करके देखना पड़ेगा। 61 प्लस 68 प्लस 69 प्लस, कैलसी की मदद यूज कर सकते हैं, कैलसी अलाउड एग्जाम में, 70 प्लस 60 प्लस 78, यस हमारा आया हुआ है 469। तो हम लोग क्या करेंगे, 469 को डिवाइड करेंगे 7 से, करिए डिवाइड बाय 7, यस वॉट एवर यू गेट इज योर आंसर, आंसर इज सिंपली 67, दिस इज योर एक्स बार। ये मिल गया आपको मीन, यस 67 इज द मीन। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा, वेरी इजी है, सम करनी है और डिवाइड करना है, जितना है उतने से। चलो और एक एग्जांपल करके देख लेते हैं हमको आता है क्या, लेट्स ट्राई दिस। दूसरा एग्जांपल अब डायरेक्ट करता हूं मैं, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन, सभी नंबर्स को ऐड करेंगे, कितने सारे नंबर है सभी चेक करो, 2 है, 4 है, 5 है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, यस 96 प्लस 98 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 102 प्लस 100 प्लस 94 एंड लास्ट वन 75, 720 आया है मेरा, 720 अपॉन 8, यस करेंगे तो आंसर आएगा 90। तो ये आ गया आपका आंसर, एक्स बार मतलब मीन कितना मिला है आपको, 90 मिल जाता है, बहुत ही इजी। ओके ये हम लोग क्या सीख रहे हैं, मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, इंडिविजुअल डेटा के लिए कैसे मीन निकालना है, एवरेज कैसे निकालना है, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालना है, वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ये हो गया 2 सम, इसमें आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें, फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा टाइप 2, दूसरा जो डेटा है 2 नंबर का, उसका अगर सम आया तो कैसे सॉल्व करना है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहले ये थ्योरी वगैरह उसको छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ो। क्या कहना चाहता है ये, एक्स बार इज इक्वल टू f1 x1। अभी क्यों f1 x1 लिखा, क्योंकि इसका डेटा कैसे आएगा, ऊपर x भी रहेगा और उसके साथ में f भी रहेगा, x भी रहेगा और क्या रहेगा उसके साथ में f भी रहेगा। तो इन शॉर्ट x एंड f दोनों का यूज होना चाहिए, तो x इंटू एफ करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पेयर में, बाद में ऐड करेंगे और जितने पेयर थे उतने से डिवाइड करेंगे, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 डॉट 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 fn xn एंड लास्ट में क्या करेंगे n से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये n एक्चुअली कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल n का मतलब होता है समेशन fi, याद रखिए पूरी ज़िंदगी तक याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, n का मतलब होता है समेशन fi, फ्रीक्वेंसी की सम, जो भी फ्रीक्वेंसी आती है आपकी
उस फ्रीक्वेंसी की सम होती है समेशन एफ आई। एफ आई मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी उसकी सम करनी है। ओके, तो नीचे कैपिटल एन होना चाहिए, स्मॉल एन नहीं होना चाहिए। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, या फिर लिख सकते हैं एन। नीचे भी दिया गया है एक फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई लिखिए या फिर एन लिखिए कैपिटल, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ये फॉर्मूला है, अच्छे से नोट कर लीजिए। पिछले मैंने एक फॉर्मूला बताया इंडिविजुअल के बारे में, वो क्या था, सिर्फ एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई अपॉन एन, ये अलग है। इसमें क्या चल रहा है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, मतलब कैपिटल एन। ओके, देख लेते हैं एक सम, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने बोला था आपको कि एक एक्स आता है, एक एफ आता है, तो ऊपर ऑब्जर्वेशंस दे दिए उसने, अलग अलग नंबर दे दिए। ओके, और नीचे दिए फ्रीक्वेंसी, तो ये ऑब्जर्वेशंस दे दिए अलग अलग, और फिर नीचे फ्रीक्वेंसी है, तो ये ऊपर वाले एक्स हो गए, नीचे हो गए एफ, और हमें डायरेक्ट मेथड से इसका आंसर निकालना है। डायरेक्ट मेथड मतलब क्या करना है, कैसे करना है एग्जैक्टली, वो अभी सिखा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझ लीजिए। पहले क्या करने का, ये जो एक्स और एफ है, ये टेबल हॉरिजॉन्टल है, उसको पहले वर्टिकल में लिख लेने का। वही नंबर है, एक्स वाले एज इट इज़ लिख दिए, और एफ वाले जो है वो एज इट इज़ लिख दिए, कुछ भी चेंज किया हुआ नहीं है, एज इट इज़ है। अभी थोड़ा साइड में होके मैं सॉल्व करता हूँ। कैल्सी लेने का, कैल्सी की मदद से 103 इंटू 4 करो, फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई, यू विल गेट योर आंसर 412, बराबर है 412। फिर 110 इंटू एक्स, वो मिलेगा 660, फिर यहाँ पे मिलेगा 1120, फिर यहाँ पे करेंगे 118 इंटू 12, तो यहाँ पे मिलेगा 1416, 95 इंटू 3, यस 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, तो 5 आएगा, जस्ट ए मिनट, 5 3 ज़ा 15, तो 5 ही आएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27 28, यस 95 इंटू 3 285, ठीक है। फिर आपको एक ही काम करना है, इसकी सम करनी है। भला सम क्यों करनी है हमें, ये क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है, तो याद करिए फॉर्मूले को। व्हाट इज एक्स बार, एक्स बार इज इक्वल टू, क्या सीखा हमने, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन, कैपिटल एन। कैपिटल एन की वैल्यू निकाली, देखो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी की सम करना, मतलब ही समेशन एफ आई, वो क्या होता है तुम्हारा कैपिटल एन, वो आ गया आपका 35, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की सम करना मतलब ही समेशन एफ आई, वो कितना आता है 30, एन और समेशन एफ आई एक ही बात है, दैट इज 35, ऐड करने के बाद आएगा। तो एन निकल चुका है, समेशन एफ आई एक्स आई चाहिए, उसके लिए हमने ये एफ आई एक्स आई निकाले हैं, इसकी एडिशन करनी पड़ेगी। चलो ऐड करो सबको, 412 प्लस 660 प्लस 1120 प्लस 1416 करिए करिए, ऐड करिए, थ्री 3893, कितना आया ये 3893 आया। सिंपल, अब एक्स बार निकालना है, जो भी आता है 3893 वो इसमें पुट कर देना है, और अपॉन एन, एन कितना है आपका 35, वो डाल देना है। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं होते, फ्रीक्वेंसी की सम होती है एन, ये याद रखिए, डिवाइड बाय 35 करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 111.22 111.2285। जो भी आता है आंसर लिख दीजिए, दिस इज़ योर आंसर। डोंट वरी कि ये आंसर पॉइंट में आया सर, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जैसा आया है वैसे लिखेंगे, ठीक है। उसमें कोई चिंता करने की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है, पॉइंट में आया आने दो, चलता है आंसर, आना चाहिए, इसलिए पॉइंट में आंसर चलता है, ठीक है। समझ में आया सबको, दिस इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ओके। ये डेटा टाइप का 2 चल रहा है, मतलब सेकेंड टाइप चल रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें एफ दिया है, एक्स दिया है, उन दोनों को वर्टिकल लिख रहे, मल्टीप्लाई कर करके उसका क्या किया मैंने, एडिशन किया नीचे, और एडिशन करके वो कार्ड डाला मैंने फॉर्मूले में, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन 3893 अपॉन 35, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, यस। चलो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते।
यस, अब ये डेविएशन क्या चीज़ है? ये बोलता है कि डायरेक्ट मेथड, मतलब क्या चीज़ है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ऐसी एक फ्रीक्वेंसी है कि उसको सॉल्व करने के दो मेथड है। ये होता है डायरेक्ट मेथड, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट मेथड। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया और फिर लाइव जिंगल आला, मतलब क्या, हमने फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया, है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, इसमें डेविएशन करना पड़ेगा। अब सर डेविएशन क्यों करेंगे, क्या ज़रूरत डेविएशन करने की? तो क्या है ना कि जब बड़े बड़े नंबर होते हैं एक्स के, देखो एक्स के नंबर कितने बड़े बड़े, 100 के आगे इससे भी बड़े नंबर आ सकते हैं, तब आप लोगों को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैलसी अलाउड है, अरे हाँ भाई कैलसी अलाउड है, फिर भी एडिशन करते समय एक आध नंबर इधर उधर हो गया, छूट गया, पूरा आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। इसलिए क्या है कि बड़े नंबर को छोटा करने के लिए, क्या बोल रहा हूँ मैं, बड़े बड़े नंबर्स को छोटा करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग डेविएशन मेथड लाते हैं। डेविएशन मेथड क्या है सर समझाओ, तो अच्छे से समझ लो डेविएशन मेथड क्या करती है। सिंपल है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इसका जो फॉर्मूला है ना वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन, अपॉन एन। एफ डी मतलब ये जो एफ इंटू डी। अब इसमें डी मतलब डेविएशन है, डी का मतलब होता है डेविएशन, मेथड डेविएशन चल रही तो डी का मतलब डेविएशन ही होगा। डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, ये याद रखना पड़ेगा। डी डेविएशन कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए। सर ये एक्स क्या है, ए क्या है? एक्स मतलब ये जो दिए ना आपके नंबर्स यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में, वो सारे एक्स ही है आपके, ओके, वो सारे एक्स ही होते हैं। ए कहाँ से लाते हैं, ये 100 कहाँ से लाया? वो 100 लाया नहीं, वो अज्यूम्ड किया गया है, उसको बोलते हैं अज्यूम मीन। वो आपके ऊपर है, आपको जो अज्यूम करना है वो अज्यूम करो। सर कुछ भी अज्यूम कर ले क्या? नहीं, नंबर पढ़ो पहले कहाँ से कहाँ तक है। 95 से आप लोग देख सकते हैं 118 तक नंबर है, मतलब बीच में भी सारे नंबर है। किसके आसपास के नंबर है? आपको कौन सा ऐसा नंबर लगता है अच्छा कि जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, फटाफट फटाफट सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो वो है 100। मतलब किसके आसपास के नंबर से एक कोई फेवरेट वैल्यू होती है हमारी, उसके आसपास के, मतलब जैसे 100 है तो 100 के आसपास के नंबर है तो 100 ही लेना चाहिए। अब 99 अगर मैं लूँगा प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा, आंसर सही आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत हो जाएगी, तो 99 नहीं लूँगा मैं, 101 102 लूँगा तब भी दिक्कत आएगी। 100 कैसा है कि फास्ट में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए 100 लेना है। वैसे जिसको इन नंबर के आसपास की जो भी वैल्यूज चाहिए वो ले सकता है, इसमें से भी कोई वैल्यू उठानी होगी वो भी ले सकता है। किसी को ऐसा लगता है कि सर मैं 112 लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर गलत होगा नहीं, एक ही वैल्यू जो मर्जी है आपकी वो ले सकते हैं। ओके, प्रोसेस क्या है अभी वो सुन लो। x माइनस ए डिसाइड हो गया, a यहाँ पे रख दिया, d की वैल्यू क्या बोली मैंने, x माइनस ए। अब हर जो x है उसमें से 100 माइनस करो। अभी 103 में से 100 चला गया 3, 110 में से 100 चला गया 10, 112 में से 100 12, फिर यहाँ पे आएगा आपका यस 18, 100 में से 95 चला गया मतलब -5, ये होता है। 3 इंटू 4 यहाँ पे बनेगा 12, 10 इंटू 6 ये बनेगा 60, 12 इंटू 10 120, 18 इंटू 16, 18 इंटू 12 इज 216, एंड लास्टली 5 इंटू 3 माइनस 50। तो इन शॉर्ट ये सभी जो नंबर्स है एफ डी ये यहाँ पे आ गए। अभी क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूले के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है वो देख लेना है। ए, हाँ वो मिल गया ऊपर, मैंने अज्यूम मीन कर लिया था दैट इज़ 100। फिर मुझे क्या लगता है समेशन एफ डी, अच्छा इसकी टोटल निकालनी है तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा समेशन एफ डी, एंड नीचे है एन, एन मतलब फ्रीक्वेंसी की सम, वो तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग दैट इज़ 35। तो इसकी सम करेंगे अभी हम लोग, जो प्लस में वैल्यू है वो प्लस में रखनी है और जो माइनस है वो माइनस में रखनी है। तो ऐड करें जितने भी प्लस वाले हैं, फास्ट में ऐड करेंगे 216, और फिर लास्ट वाला जो 15 माइनस में आया वो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, वो आता है आपका 393। ठीक है, अब एक सिंपल लॉजिक, ए जो है ए कितना है आपका 100, यस अज्यूम मीन इज 100। व्हाट इज समेशन एफ डी, समेशन एफ डी आया आपका 393, दिस इज प्लस, जस्ट अ मिनट।
ये है प्लस समेशन एफ डी कितना आया 393। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग n से, n मतलब होता है 35, सिंपल। तो 100 प्लस 393 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 35 से, वॉट एवर यू गेट 11 22, यस, आगे के नंबर लेने की ज़रूरत नहीं, और लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 111.2285। दिस इज़ योर मीन, दिस इज़ योर एक्स बार। तो एक्स बार निकालने का सिंपल तरीका 111.2285, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो पिछली वाली जो मेथड है इसमें, ये डायरेक्ट मेथड और डेविएशन में, डायरेक्ट मेथड का भी वही आंसर आया है, मतलब डायरेक्ट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर वही आने वाला है, और ऐसा भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर वही आने वाला है। कैसे भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेथड आपके हिसाब से यूज़ कर सकते। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है अगर, तो आपको जो लगता है वो मेथड यूज़ कर सकते। मेंशन की गई है तो जो मेंशन है, समझो उन्होंने बोला डायरेक्ट मेथड तो डायरेक्ट से करेंगे, और डेविएशन बोला तो डेविएशन से ही करेंगे। ठीक है, बाकी जो है इसके आगे का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। वी लुक फॉरवर्ड फॉर वर्किंग विद यू। हैप्पी लर्निंग विद KCA। एंड जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके कॉलेज के ग्रुप्स हैं, उसमें ज़रूर ये लेक्चर शेयर कीजिए और उनको भेजते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।